तो आपने जो पहला रेस्टोरेंट जो आपने ओपन किया था, तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई थी? देखो, अब बिजनेस में जो था, बिजनेस तो मैंने बहुत टाइम से ही, बिकॉज मेरा एक था कि मुझे स्टार्टअप करना है। ओके। कंसल्टेंसी एजेंसी के पहले मेरे खुद के 2 स्टार्टअप थे। एक मंजुलास किचन करके था, ओके। बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू कोविड, उतना सस्टेन नहीं कर पाया वो बिजनेस। जैसे दिल्ली एनसीआर में मैंने देखा है, बहुत सारे शेफ लोग जो है आज रेस्टोरेंट अगर ओपन कर दिया, 3 महीना पहले उनका वैलिडिटी देते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको जो भी चेंजेस करना है, मेनू चेंज करना है, स्टाफ चेंज करना है या जो भी करना है, उसके बाद में वो लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद में वो लोग चार्ज करेंगे पर विजिट जो है तुम्हारा 15,000 20,000 प्लस जो तुम्हारा आने जाने का वो आपके पास नहीं है। मतलब एक साल का सपोर्ट देते हो मतलब? एक साल नहीं, मैं तो लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट खुलेगा नागपुर के अंदर ही खुलेगा, राइट? और सारा हाँ, यस, नागपुर में खुलने वाला है। आपके कंपटीशन भी है फिर शेफ विष्णु मनोहर, शेफ महाराष्ट्र? नहीं, शेफ देखो, विष्णु मनोहर सर कभी कंपटीशन नहीं हो सकते, वो तो आइडल है हमारे। बराबर। यानी जब हम सीख रहे थे तो वो काइंड ऑफ रोल मॉडल थे हमारे, क्योंकि नागपुर के सेलिब्रिटी शेफ थे। बराबर। और नागपुर में एज सच कोई सेलिब्रिटी शेफ क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो एक ही है, अभी तक वो एक ही है। प्योर महाराष्ट्रियन फूड शेफ विष्णु भी है वहाँ पे, विष्णु के विष्णु रेस्टोरेंट सर तो वो राजा है उस चीज के, हम उतना लेवल का नहीं कर पाएंगे, ये हमको भी मालूम है। बट फ्यूजन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कंफ्यूजन ना हो। यानी आप कुछ भी करके कुछ नहीं, हमारा फ्यूजन इस तरीके से रहता है कि हम कुकिंग पैटर्न पे वर्क करते हैं, बट टेस्ट आपको फेमिलियर रहना। नमस्ते, दिस इज शेफ दीपक फ्रॉम टॉप शेफ बायोग्राफी। आज हमारे साथ में है शेफ वरुण यादव, जो कि है नागपुर के कंसल्टेंट है, जिसका नाम है मैरिनेटेड शेफ। और आज शेफ के साथ में हमारी बातचीत होगी कि उनका एक्सपीरियंस से बताएंगे, और ऑलमोस्ट शेफ ने जो 20 प्रोजेक्ट जो खत्म किए हैं, इसके बारे में हम लोग जो है शेफ के साथ में बातचीत करेंगे। हेलो शेफ। हेलो सर, कैसा है? मैं ठीक हूँ शेफ। या थैंक फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। तो शेफ प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को, जो है जो आपने जो मैरिनेटेड शेफ आपने जो नाम रखा है एज अ कंसल्टेंट, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा सर, बेसिकली ना मैरिनेट शेफ कभी कंसल्टेंसी एजेंसी थी ही नहीं। अच्छा। यानी आप बोल सकते हैं जो मैरिनेट शेफ पेज जो था, वो बस मैंने कंटेंट के लिए ही बनाया था। लाइक मैं एक कैफ़े में एग्जीक्यूटिव शेफ था। तो अब महाशिवरात्रि के दिन छुट्टी थी, यानी मैं लाइक महादेव का भक्त हूँ, तो मेरा उपास था, तो मैंने छुट्टी लिया था, तो घर में कुछ करने को था नहीं। बराबर। तो मैं सोचा चलो यार एक काम करता हूँ, एक इंस्टा पेज बनाता हूँ। Okay. और जो एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ या जो मैं एज अ हेड शेफ कुछ क्रिएशंस करता हूँ कैफे में, तो मैं उसको एज अ कंटेंट डालना चालू करता हूँ। अच्छा। तो जस्ट मैं घर पे था, तो बोल सकते कि ऐसे ही एक मैरिनेट शेफ करके नाम आया, सूझ गया मेरे दिमाग में। अच्छा। अब अगर आप पूछोगे कि मैरिनेट शेफ क्यों, अब इसकी मीनिंग बहुत है। अच्छा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ को मैरिनेट करते फ्लेवर से, राइट। तो उसमें फ्लेवर इन्हांस होता है। राइट। वैसे ही एक शेफ है जो मैरिनेटेड है स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, पैशन के साथ। तो कोई भी मुझे पूछता है कि मैरिनेट शेफ क्यों, तो मैं बोलता हूँ कि मैं मैरिनेटेड हूँ विद स्किल, नॉलेज एंड पैशन। तो ये एक अच्छा। मेरा एक आंसर होता है। ओके। तो अब ये थी मतलब स्टोरी की मैरिनेट शेफ इंस्टा पेज कैसे आया। अब जो कंसल्टेंसी कैसे बना, ये आई थिंक फर्दर इसमें मैं आपको ज़रूर अच्छे से इलॉबरेट करने वाला हूँ। तो अच्छा। ऐसे ही मैरिनेट शेफ एज अ इंस्टा पेज बना था। अच्छा। तो आपने जो पहला रेस्टोरेंट जो आपने ओपन किया था, तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई थी? देखो, अब बिजनेस में जो था, बिजनेस तो मैंने बहुत टाइम से ही, बिकॉज मेरा एक था कि मुझे स्टार्टअप करना है। ओके। कंसल्टेंसी एजेंसी के पहले मेरे खुद के 2 स्टार्टअप थे। एक मंजुलास किचन करके था, जो बेसिकली मैंने मेरी माँ के नाम पे उसको बनाया था, और मेरे पापा ने बहुत मदद किए थे उसको बिल्ड करने के लिए। ओके। बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू कोविड, उतना सस्टेन नहीं कर पाया वो बिजनेस। ओके। तो फिर उसके बाद मैं वापस से, और उस टाइम जॉब का भी थोड़ा सा था, बिकॉज कोविड में होटल इंडस्ट्री पूरी शट डाउन थी। और अगर जो था क्लाउड किचन एंड ऑल वो सब चालू था, बट स्टिल एक वैसा जॉब नहीं मिल रहा था जैसा मेरा प्रोफाइल था। तो बहुत टाइम तक मतलब मैंने थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था मेरा। देन फिर जब मैं एक कैफ़े में एग्जीक्यूटिव शेफ बना, अच्छे बड़े कैफ़े में एग्जीक्यूटिव शेफ बना था, और उनका अच्छा खासा ओपनिंग भी करके दिया था मैंने। देन उसके बाद फिर मेरे को इन्वेस्टर मिल गया था, तो मैंने फिर वापस से ट्राई किया कि मैं खुद का एक देसी विदेशी करके कैफे था, मैंने फिर से ओपन किया नागपुर के अंदर? नागपुर के अंदर। अच्छा। बट वो भी ड्यू टू लोकेशन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा नहीं था, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट था, तो उस वजह से उसको भी सर्वाइव करवाना मुश्किल रहा।
क्योंकि एक पॉइंट पे जब बैकअप्स खत्म हो जाते हैं तब सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। तो उस वजह से वो भी क्लोज डाउन किया। तो फिर उसके बाद जैसे कंसल्टेंसी में घुसा। अब इसके पीछे भी बहुत लाइक एक स्टोरी है जो बेसिकली ऐसा बोल सकते हो आप कि कंसल्टेंट बनना मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। बराबर। मुझे फाउंडर बनना था, मुझे एक स्टार्टअप बनाना था अपना। मेरा जो स्किल था मुझे काइंड ऑफ अ बिजनेस में इसको क्रिएट करना था। पर कभी भी ये जो टर्म था कंसल्टेंट, इसका मुझे कभी आइडिया ही नहीं था। मतलब मेरे को मालूम था होते हैं, बराबर, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि करना कैसे। बराबर। तो अब इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है जो मैं पहले भी एक दो पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ ये स्टोरी। अब आपके पॉडकास्ट में भी आपको भी बताता हूँ या व्यूअर्स को बताता हूँ आपके, कि मैं जैसे आपको बताया कि महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। और ये टाइम था देसी विदेशी का टाइम था, जब वो अपने एंड इसमें था कि जब जो क्राइसिस हिट हो रहे थे और वो एक डिसीजन लेना ही था कि बंद करना है। तो उस टाइम पे ही ऐसा हुआ कि थोड़े मैं फाइनेंशियली ब्रोक था। अब मेरे पास कुछ था नहीं, घर पे देने को भी पैसा नहीं था। अब मेरा मतलब मैं वही अब महादेव का इतना भक्त हूँ, तो मैं ऐसे मतलब जब गाड़ी से घर जा रहा था तो रोते रोते बोला कि लाइक इतना डिफिकल्टी क्यों, इतना स्ट्रगल पीरियड क्यों। अब ये जब मेरा बात हुई उसके 2 दिन बाद मेरे को देवान सर का कॉल आया, देवान जायसवाल, जो नागपुर के रेप्यूटेड ओनर मतलब कैफे ओनर है, जिनने बहुत बड़े बड़े कैफेज ओपन किया, बोफाज, ओर्स एंड प्लेट, रेचेल्स। तो इनका मुझे कॉल आया, ये मेरे को पहले से जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, रेचेल्स आइए, मिहान आइए। पहले तो उन्होंने मेरे को बोला आप मिहान आइए, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मिलने बुला रहे होंगे करके, तो मैं गया, मेरे को एड्रेस दिए तो मैं गया। तो उन्होंने जब बोला कि सर ये रेचेल्स करके आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब आप में मुझे लगा कि जॉब के लिए बोल रहे। मैं बोला सर नहीं, जॉब तो नहीं कर सकता, बिकॉज कैसा है कि ऑलरेडी खुद का कैफे है, कैफे में उतना टाइम मतलब दे के फिर 9 आवर्स जॉब करना, और तब मेरा माइंडसेट भी चेंज हो चुका था कि मुझे जॉब में नहीं जाना था। मेरे को दूर रहना था जॉब से। तो फिर मैंने मना किया था। तो उन्होंने बोले नहीं, मेरे को जॉब नहीं करवाना है। उनका कहना था कि आपकी जो सैलरी पैकेज है वैसे भी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका आउटलेट थोड़ा छोटा था। अच्छा। तो बोले हमको एज अ कंसल्टेंट जुड़ो आप। अच्छा। तो फिर मैंने बोला क्या मतलब क्या करना है एज अ कंसल्टेंट। तो उन्होंने बोला आप मेन्यू दो, क्यूरेट करो, एसओपीज ट्रेनिंग दो, स्टाफ को ट्रेन करो। अच्छा। मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुझे भी प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी। तो मैं बोला चलो एक एटलीस्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अब बोल सकते भगवान की कृपा थी या क्या थी, या वो हो सकता कि मुझे यही लाइन में डालना चाहते थे कि जैसे रिचेल्स खुला वो हाइप हो गया, और रिचेल्स के पीछे मुझे कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स आने लग गए। अच्छा, तो पहला जो आपका जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई शेफ? सर देखो, पहला प्रोजेक्ट में तो बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि मुझे ना कि कंपनी के ही एसओपीज नहीं मालूम थे कि एज अ कंसल्टेंट मुझे क्या करना है। मैं तो आपको बोलता हूँ कि मेरे जो पहले के 5 प्रोजेक्ट है ना, वो उतने सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ गलतियां की है। अच्छा। और बट एक चीज था कि जब वो गलती मुझे मालूम होती थी तो मैं उसको रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करता था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये गलती ना हो। अच्छा। यानी आप मानो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं अकेला एज अ फ्रीलांसर कंसल्टेंट था। आज मैंने 8 लोगों की टीम बनाया, जिसमें मेरे पार्टनर्स भी है, मेरे अंडर लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये गलती जो पहले प्रोजेक्ट्स में हुई वो रिपीट ना हो, इस वजह से हम लोगों ने टीम एक्सपांड किया और टेक्निकल लोगों को लेके आए, ताकि लोगों को अच्छी सर्विस दे सके। तो ये चीजें बस अब सीख ही रहे। मतलब मैं तो ये बोलता अभी भी परफेक्ट नहीं, अभी भी अच्छा, और एक सवाल है शेफ, आपने इंडिया में होटल मैनेजमेंट ना करके आपने न्यूजीलैंड से नहीं, मैंने होटल मैंने इंडिया से किया है, मेरा बैचलर डिग्री हैदराबाद से हुआ। उसके बाद में फिर जो है आपने वहाँ पे न्यूजीलैंड से मैंने अपना काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपना मास्टर्स किया है, एडवांस डिप्लोमा किया। अच्छा। बिकॉज मुझे ऐसा था कि इंडिया में एक्सपोजर नहीं। अच्छा। वो टाइम पे तो नहीं था, अब मार्केट चेंज हो चुका है। बट जो टाइम पे मैं कर रहा था होटल मैनेजमेंट, या जो टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, वो टाइम पे होटल इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश नहीं थी। बराबर। या उतने टेक्निक्स नहीं यूज होते थे इंडिया में, उतने क्वालिटी इंग्रेडिएंट नहीं यूज करते थे लोग। तो मुझे ऐसा था कि एक्सपोजर चाहिए। तो मैं एक्सपोजर के लाइक इंटेंशन से गया था न्यूजीलैंड, और मैंने सीखा भी है, वहाँ बहुत काम सीखा मैंने। और वही एक मोटिव था कि थोड़ा बाहर जाऊँ, थोड़ा वर्किंग कल्चर देखूँ कैसा क्या है, थोड़ी कुछ नई टेक्निक्स देखूँ, जो मुझे लगता आज मुझे हेल्प कर रहा है मेरे कंसल्टेंसी में। अगर मैं न्यूजीलैंड नहीं जाता तो मैं वो टेक्निक्स नहीं सीख पाता। एज अ शेफ कंसल्टेंट आप किचन में अपना फूड कॉस्ट कितना रखते हो शेफ? सर फूड कॉस्ट तो ऐसे 28 to 30% का तो देना ही पड़ता है। अच्छा। यस। अब ज़्यादा हो गया तो हमको क्या डिसएडवांटेज क्या रहेगा किचन के अंदर? देखो ज़्यादा हुआ तो सीधा है लॉसेस।
अच्छा अब वो ट्रैक करना आना चाहिए आपको अच्छा। कि आप कैसे ट्रैक कर रहे हो। अब देखो मैंने ना, मेरा एक मानना है हम्म। कि फूड कॉस्ट अगर आपको बचाना है तो आपको वेस्टेजेस कम करने पड़ेंगे, अच्छा जो हर किचन में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। यानी अगर आप नोटिस करोगे कि सबसे ज़्यादा जो किचन में, वहाँ फूड कॉस्ट तो हैवियर साइड जाएगा। सेल्फ कंजम्पशन भी पार्ट आ जाता है कि स्टाफ भी अगर बहुत सेल्फ कंज्यूम, एनसीज भी आते हैं बहुत से रेस्टोरेंट कैफे में, तो एनसीज इतने चले जाते हैं कि वो भी कई ये करता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर है। मुझे लगता है खाली शेफ पे चीज़ें नहीं रहती, ये फैक्टर्स आपको ट्रैक करने पड़ेंगे कि किस वजह से आपके फूड कॉस्ट उतना जा रहा है। अब कई कई होटलों में एनसीज इतने चले जाते हैं, अब उसमें शेफ की तो गलती नहीं है। बराबर। अगर कोई एनसी ले रहा है, ओनर्स एनसीज ले रहे हैं, और ओनर के नीचे जो लोग हैं वो एनसीज ले रहे हैं, तो वो भी तो, वो फैक्टर भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो शेफ, आपने 20 रेस्टोरेंट यहाँ पे नागपुर के अंदर ओपन किए हुए, उसमें से प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट कितने हैं आपके? सर उसमें से ना मैं बोल सकता हूँ कि 15 तो प्रॉफिटेबल है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर है, क्योंकि बहुत रनिंग प्रॉपर्टीज भी की है हमने, जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड्स थे उसको भी हमने काइंड ऑफ अपग्रेड किया, उनका मेन्यू क्यूरेट किया उनका मेन्यू। तो ऐसे करके 20 आउटलेट्स का हमने प्रॉफिटेबल किया है। बट ये मैं नहीं बोल सकता कि पूरा हमारे वजह से हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट करवाना मतलब उस पर बहुत से फैक्टर होते हैं, वो खाली हमारे प्रोडक्ट से नहीं होता है। वो आपका मार्केटिंग भी डिपेंड करता है, वो आपका सर्विस भी डिपेंड करता है, फूड भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर है। बट ये बोल सकते हैं कि हमारा मेन्यू कुछ ना कुछ तो करके देता ही है क्लाइंट को, अगर हम कुछ नया या यूनिक लेके आते। अच्छा। तो 10 से 15 प्रॉफिटेबल है जितने प्रोजेक्ट्स हमने रेस्टोरेंट। तो सबसे जो पहला जो रेस्टोरेंट है उसका इन्वेस्टमेंट कितना था शेफ? सर देखिए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है। अच्छा। तो देखो कॉन्फिडेंशियल नहीं है पहला, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट में अगर कोई भी एक ऑनर जो है, एक ऑनर जो मतलब 1000 बार सोचेगा कि पहला आपका जो प्रोजेक्ट है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को कुछ फायदा होगा मुझे या लॉस में चला जाएगा। हाँ बट कैसा उस है ना, कॉन्सेप्ट से मैं एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा मतलब पहला जो है। देखो कैसा है ना, मतलब जैसे हम एज अ फूड कंसल्टेंट, बराबर अब देखो अब अगर बिजनेस कंसल्टेंट होते तो लोग शेयर कर सकते थे ये चीज़ें, बराबर। बट एज अ फूड कंसल्टेंट हमारा भी एक लिमिटेशन है कि हम किचन डिपार्टमेंट के अलावा लोग नहीं बताते। हाँ ये बोल सकते हैं किचन सेटअप कितने में हूँ, ये मैं बता बराबर। सकता कि क्योंकि वो काइंड ऑफ हमारे थ्रू ही जाता है। हम्म। किचन लेआउटिंग हो गया, इक्विपमेंट परचेस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, तो उसका मैं कॉस्ट बता सकता हूँ कि इतना किचन सेटअप का कॉस्ट लगता है। पर अच्छा। ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का कितना लगा वो एक लाइक ओनर्स रिवील नहीं करते, कुछ कुछ कर देते, जैसे एक दो प्रोजेक्ट्स मुझे मालूम है मेरे कि कितने इसमें गया है, कुछ कुछ नहीं करते, मतलब मैक्सिमम नहीं करते। अगर हम पूछते भी है तो स्टिल वो एक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं उस चीज़ को। अच्छा। ये देखो ये लॉजिकल भी रहता है। अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर उनने मुझे बताया कि इतना इन्वेस्टमेंट लग गया, तो हो सकता है एज अ कंसल्टेंट हमारा कोटेशन बढ़ जाए। तो बराबर। ये मामले में भी ओनर्स क्या करते हैं ना, थोड़ा सीक्रेसी रखने की कोशिश करते हैं कि वो कभी बताते नहीं है कि इतना हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जा रहा है। यस। राइट। अच्छा, 20 रेस्टोरेंट के अंदर, सारे रेस्टोरेंट के अंदर आपका जो मेनू है सारा डिफरेंट है? हाँ देखो हमारा कॉन्सेप्ट ही है, मतलब अच्छा। आप देखो कंसल्टेंसी का जो हमारा हमारा यूएसपी क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ यूनिक मेन्यू टू द क्लाइंट्स। अगर अदरवाइज कोई हमको अप्रोच नहीं करेगा, अगर हम बेसिक मेन्यू के साथ काम करेंगे तो नागपुर में इतने शेफ्स हैं जो वो काम करके दे सकते हैं। बराबर। बट हमको लोग क्यों अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिक प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज भी यूनिक हो, प्रेजेंटेशन वाइज यूनिक हो, फ्लेवर वाइज यूनिक हो। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा मेन्यू यूनिक करते हैं, अच्छा। क्योंकि लाइक अगर आप कहीं खाने जा रहे हो तो आप नई चीज़ एक बार खाओगे, दो बार खाओगे, तीसरी चौथी बार आप नया नहीं ट्राई करोगे, आपको कंफर्ट फूड की तरफ जाओगे ही जाओगे। यस। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम मेन्यू ऐसा क्यूरेट करते हैं कि अगर 40 आइटम्स का अगर मेन्यू बना रहे हैं हम लोग, तो 10 आइटम रहते हैं जिसमें यूनिक होते हैं, जो आपका काइंड ऑफ मार्केटिंग मतलब जैसा, जहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा दूसरी जगह यस पे, जो कहीं भी खाली नहीं आपके मिलेंगे, कैफे में वो मिलेंगे, right? हमारे तरफ मिलेगा। अच्छा। तो वो 10 आइटम क्या होता है ना, एक तो मार्केटिंग वाइज आपको बहुत हेल्प करता है कि आप समझ लो कि उसको अगर आप अपने इंस्टा पेज पे डालोगे, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ डालोगे, तो वो आपको क्राउड खींच के देंगे। अच्छा। तो वो बेसिकली मार्केटिंग पर्पज से ज्यादा यूज होता है। और जो आपके रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है, जो कंफर्ट फूड है, वो काइंड ऑफ आपको सस्टेनेबिलिटी देगा, आपको कन्वर्शंस देगा, आपको कंटिन्यूटी देगा बिजनेस में, कि आपका कस्टमर रिपीटेडली आएगा कंफर्ट फूड के लिए। अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग मेन्यू डिजाइन करते हैं। अच्छा, अदर देन तुम्हारे जो कंसल्टेंसी है, आप ऑनर को मतलब कुछ आइडिया भी देते हो, मार्केटिंग आइडिया? यस। तो देखो वो अच्छा। तो क्या है ना कि हम एज अ गुड फेथ, क्योंकि हम लोग ना क्लाइंट्स नहीं बनाते, रिलेशंस बनाते। अच्छा। ये मैं पहले से बोलता हूँ, बराबर। हमारे जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट है सब ओनर्स के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन बना हुआ है।
वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, हम उनके साथ फ्रेंडली इसमें रहते हैं। हाँ, एक लिमिटेशन रखते हैं, बट स्टिल हम लोग रिलेशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारा काम ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कर लिया और चले गए, नहीं। अगर वो कॉल करते हैं तब हम ऐसे ही विजिट करते हैं, हम विजिट्स के चार्जेस नहीं लेते। अच्छा। एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे कंसल्टेंसी में कि अगर एक बार प्रोजेक्ट खत्म होता है, अगर ओनर कॉल करके बुला रहा है तो हम चले जाते हैं। अच्छा। हम उसको ये नहीं बोलेंगे 2,000 लगेंगे, 3,000 लगेंगे, नहीं। बिकॉज हमने जैसे काम दिल्ली एनसीआर में मैंने देखा है बहुत सारे शेफ लोग जो है आज रेस्टोरेंट अगर ओपन कर दिया 3 महीना खाली उनका वैलिडिटी देते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको जो भी चेंजेस करना है, मेन्यू चेंज करना है, स्टाफ चेंज करना है या जो भी करना है, उसके बाद में वो लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद में वो लोग चार्ज करेंगे पर विजिट जो है तुम्हारा 15,000 20,000 प्लस जो है तुम्हारा आने जाने का वो आपके पास नहीं है। मतलब कितना, मतलब 1 साल का सपोर्ट देते हो, मतलब एक owner साल को? नहीं, मैं तो लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ। यानी जो मेन्यू हमने दिया है, देखो अगर मेन्यू चेंज करना है तो वो उसका लगेगा, उसका अलग है। बट जो अच्छा। मेन्यू मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, हम्म। तो उसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन से, मतलब उसमें कोई दिक्कत है, उसमें अपने को लगता है कि ये डिश को थोड़ा इंप्रूव करना है, तो वो हम ऐसे ही कर देते, उसके लिए कोई अच्छा। चार्जेस नहीं कर रहे, विजिट्स का कोई चार्ज नहीं कर रहे। हम्म। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हमको बिजनेसेस के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना है। हम बराबर। शॉर्ट टर्म नहीं जुड़ रहे, हम लोगों को ओनर्स के साथ बॉन्डिंग बनाना है, हमको उनके साथ उनकी मदद करना है बिजनेस ग्रो करने के लिए। देखो सर, क्या है ना, जो मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस है बिजनेस को लेके, जो मेरे 2 फेलियर कैफे, मैं एक ही चीज सोचता हूँ, जो मैं फेल हो चुका हूँ तो मैं बाकी ओनर्स को हेल्प करूँ कि वो सक्सेसफुल हो सके। अच्छा। है कि नहीं? ताकि एज अ एजेंसी हम भी सक्सेसफुल हो और एज अ बिजनेस वो भी ग्रो करे, क्योंकि हमको भी अच्छा लगेगा जब हम बिजनेस बना के देंगे। तो हमारी कोशिश होती है, एक हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है ट्रेडर्स, हम तो दिन रात लगे हैं उसके लिए अच्छा। कि हम उसको प्रॉफिटेबल बनाए, नागपुर का वन ऑफ द बेस्ट कैफे बनाए, हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अब बेसिकली ट्रेडर्स कैफे का कॉन्सेप्ट ऐसा है सर, ये वैसे तो ट्रेडर्स के लिए कोवर्किंग स्पेस था, बट अभी हम लोग ने सब तरीके से हर क्लाइंट को वहाँ पे ओपन रखा है। अच्छा। जेंजीज भी आ सकते हैं वहाँ पे, मिडिल एज वाले भी आ सकते हैं। मेन्यू अगर आप देखोगे तो ट्रेडर्स के मेन्यू में आपको यूनिक प्रोडक्ट भी मिलेगा, जैसे शाही टुकड़ा फ्रेंच टोस्ट करके एक प्रोडक्ट है। अच्छा। तो बेसिकली शाही टुकड़ा जो है अपना इंडियन, उसको हमने फ्रेंच टोस्ट के साथ मिलाया, फ्यूजन किया है। फ्यूज किया। अच्छा। यस, और हमारा लाइक फ्रेंच टोस्ट भी एगलेस है, मतलब एगलेस है ये। तो उस आपका स्पेशलिटी शायद मैरिनेटेड शेफ एंड फ्यूजन ऐसा कुछ है, फ्यूजन अभी मैं फ्यूजन, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। वो भी इंडियन फ्यूजन। क्या जो फ्यूजन जो है हर एक रेस्टोरेंट के अंदर आपका मेन्यू फ्यूजन ही है सारा? मैक्सिमम बोल सकते हो कि फ्यूजन ही किया है, इंडियन फ्यूजन किया है। अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा सारंग करके, जो अच्छा। प्योर महाराष्ट्रियन क्विजीन पे मतलब होने वाला है वो, तो उसमें फ्यूजन नहीं कर रहे हम। अच्छा। उसको ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन क्विजीन हम लोग लेके आएंगे, अच्छा। जो ऑथेंटिक टेस्ट रहेगा। क्रॉकरी अच्छी यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन तो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो ही जाएगा। बराबर। तो इस तरीके से है, बट मैक्सिमम आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे इंडियन फ्यूजन बहुत पसंद है। लाइक मेरा सबसे मन पसंदीदा लाइक क्यूजीन है कि 2 चीज़ों को मिलाओ और कुछ नया क्रिएट करो। बराबर। बिकॉज लाइक मुझे क्लासिक्स अच्छे लगते हैं, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिक्स हर टाइम नहीं ये करेंगे, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए, और कुछ क्रिएटिविटी शेफ में भी होनी चाहिए, कुछ नया बना सके। बराबर। तो इस वजह से फ्यूजन फूड में मैं ज़्यादा थोड़ा बिलीव करता हूँ। अच्छा। बट फ्यूजन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कंफ्यूजन ना हो। यानी आप कुछ भी करके कुछ नहीं। हमारा फ्यूजन इस तरीके से रहता है कि हम कुकिंग पैटर्न पे वर्क करते हैं, बट टेस्ट आपको फेमिलियर रहेगा। अच्छा। अब जैसे यही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेडर्स का ही देता हूँ। वहाँ पे पाव भाजी लजानिया है। पाव भाजी लसानिया। यस। अच्छा। सो उसका टेक्निक लजानिया वाला यूज किया है, बट जब आप खाओगे तो वो आपको ऑथेंटिक पाव भाजी वाला टेस्ट देगा। ओके। बिकॉज हमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वी आर डूइंग फ्यूजन जहाँ पे आपको फेमिलियर टेस्ट मिले। अच्छा। तो ये जो रेस्टोरेंट खुलेगा नागपुर के अंदर ही खुलेगा, राइट? और सारा हाँ, यस, नागपुर में खुलने वाला है, उसका मतलब बहुत जल्द। कहाँ पे शेफ खुलेगा ये लोकेशन? ये त्रिमूर्ति नगर के पास है। त्रिपुरा नगर में। Yes. तो बट आपके कंपटीशन भी है फिर शेफ विष्णु मनोहर, शेफ महाराष्ट्र नहीं, शेफ देखो, विष्णु मनोहर सर कभी कंपटीशन नहीं हो सकते, वो तो आइडल है हमारे। बराबर। यानी जब हम सीख रहे थे तो वो काइंड ऑफ रोल मॉडल थे हमारे, क्योंकि नागपुर के सेलिब्रिटी शेफ थे वो। बराबर। और नागपुर में एज सच कोई सेलिब्रिटी शेफ क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो एक ही है। अभी तक वो एक ही है। हो सकता कि मैं आ जाऊँ, बट अभी तक वो एक ही है। बराबर। तो वो हमारे रोल मॉडल थे। महाराष्ट्र फूड शेफ विष्णु भी है वहाँ पे, विष्णु के रसोई विष्णु के सर अंदर। तो वो राजा है उस चीज के, हम उतना लेवल का नहीं कर पाएंगे, ये हमको भी मालूम है, क्योंकि विष्णु सर ऐसे है कि वो हमारे आइडल थे, हमारे रोल मॉडल थे।
क्योंकि जब मैं एज होटल मैनेजमेंट करना चाहता था तो हमको मालूम था कि यही सेलिब्रिटी शेफ है। नागपुर ने एक ही सेलिब्रिटी शेफ अब तक बनाया है। हो सकता है एक मैं आ जाऊँ बहुत जल्द, बट स्टिल अभी तक एक ही है, वो है एक ही विष्णु है। मनोहर, शेफ विष्णु मनोहर। अच्छा। तो उनके साथ कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। वो हम तो सीखते हैं उनसे, उनका जैसा काम करने का तरीका है, उनका जैसा नेचर है, बिहेवियर है, हम तो बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। और जो हम कर रहे हैं सारंग में, देखो हम कितना भी कुछ कर ले, बट विष्णु सर बहुत सालों से इस क्विजीन में है, महाराष्ट्रियन क्विजीन में है, वो राजा है इसके। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिला पाएगा उनको। बट हाँ, हम जो सारंग में, हम बस एक कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा उनके 10-20% तक आ सके। अच्छा। बट हमारा विजन अलग है, हमारा सारंग को लेके विजन पूरा अलग है, विष्णु सर का विजन ही अलग है। तो उस तरीके से भी कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। अच्छा शेफ, आपका जैसा कि स्पेशलिटी है तुम्हारा फ्यूजन में, फ्यूजन के अंदर जो है तुम्हारा क्या क्या कॉम्बिनेशन, मतलब जो है स्पाइसेस आप ये करके फ्यूज कर सकते हैं? सर मेरा जो फ्यूजन में, मैं बेसिकली इंडियन फ्यूजन में ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा। यानी अगर आप देखोगे मेरे जितने प्रोजेक्ट्स देखोगे तो आपको इंडियन फ्यूजन ही दिखेगा। यानी अच्छा। हमने कॉन्टिनेंटल साइड उतना नहीं किया, हम हाँ कॉन्टिनेंटल टेक्निक्स ले रहे, बट हम्म। फ्लेवर एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियन रखते हैं। बेसिक जो अपना इंडियन फूड है उसके साथ ही हम लोग थोड़ा फ्लेवर्स ये कर रहे हैं या थोड़ा फ्यूजन कर रहे हैं। बराबर। यस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि देखो मैं न्यूजीलैंड में था जब, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि लोगों को ना इंडियन मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि वहाँ जो फॉरेनर्स थे वो लिटरली बहुत फैन इंडियन फूड के। अच्छा। एक बार तो क्या था कि मैं जब अपने कॉलेज में मैंने बिरयानी बनाया था, चिकन बिरयानी, न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में। अच्छा। और हर एक किसी ने, मतलब पूरे क्लास में जितने क्लासमेट्स थे, मेरे लेक्चरर्स थे, स्पाइसी बना था वो, बट स्टिल उनने एंजॉय करके खाया। 10 किलो चिकन बिरयानी खत्म हो चुका था। बहुत मतलब बहुत एंजॉय करके फॉरेनर्स ने खाया, वो भी स्पाइसी थी। तो मुझे समझ में आया इंडियन फ्लेवर्स तो हर जगह हिट है। मतलब आप कहीं भी मसाले डाल दो, वो टेस्ट ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाता है। बराबर। और ऐसा था कि मेरा ट्रेनिंग कॉन्टिनेंटल में हुआ था, बट स्टिल मेरे को ना इंडियन फूड से प्यार था। मतलब मैं, मेरा कंफर्ट फूड बोलोगे तो वो इंडियन फूड है। तो इस वजह से मैं इंडियन फ्यूजन की तरफ ही गया हूँ कि मेरे को ये फ्लेवर से प्यार है और मेरी टेक्निक कॉन्टिनेंटल की है, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। अच्छा। कि हम अब इस तरीके से ही फ्यूजन कर रहे हैं, बट नाउ वी आर एक्सपांडिंग। थोड़ा हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हम भी कुछ और क्यूजिन लाएंगे, बिकॉज अब एज ए एजेंसी हमको भी ग्रो करना है, हमको भी नई नई चीज़ें लोगों को देना है। अब फ्यूजन वाला पार्ट थोड़ा हो रहा है ओल्ड नागपुर में, तो वी आर प्लानिंग फॉर सम डिफरेंट क्यूजिन्स, तो अब उस पर भी काम कर रहे हैं। तो शेफ प्लीज हमें बताइए कि जैसे कि आप फ्यूजन, इंडियन फ्यूजन बहुत ज्यादा अपना मेन ज्यादा ये करते हो, तो बैंगन भरता के साथ में हम लोग क्या फ्यूज कर सकते हैं बैंगन भरता में? अच्छा, बैंगन भरता के साथ तो बहुत कुछ फ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंगन भरता टार्टलेट्स बना सकते हो। अच्छा। कि मिनी टार्ट्स ले लिए, उसमें थोड़ा सा एक क्रीम चीज का एक ड्रेसिंग डाले, बैंगन भरता वन स्पून बैंगन भरता डाले, थोड़ा सा एक सालसा डाल दिए और माइक्रोग्रेन्स के साथ गार्निश करके दे दिए, तो काइंड ऑफ अ कैनेपी जैसा हो जाएगा आपका। अच्छा। हाई टी वगैरह में भी सर्व कर सकते हो उसको आप। तो इस तरीके से फ्यूजन कर सकते हो बैंगन भरता के साथ। फ्यूजन तो हर किसी चीज के साथ हो सकती है, जैसे कि हर किसी चीज। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर सबसे वियर्ड फ्यूजन, आपने पातोड़ी तो खाया होगा, बराबर। तो मैंने पातोड़ी के साथ भी फ्यूजन कर चुका हूँ। पातोड़ी के साथ में क्या किया था फ्यूज आपने? तो बेसिकली कैफे मात्रा करके वहां हमने मेन्यू दिया था, तो वहां पे पातोड़ी पाते करके एक डिश दिया था मैंने। अच्छा। तो बेसिकली जो पातोड़ी है उसको ग्रेवी में मिला के काइंड ऑफ अ पेस्ट किया था, और उसको पाते जैसा एक टेक्सचर दिया था। पाते बेसिकली फ्रेंच अच्छा, टर्म हाँ, है जो बराबर। पेस्ट को बोला जाता है। तो उसको पाते जैसा टेक्सचर दिया था, उसके साथ एक रोस्टेड टमाटो सालसा सर्व किए थे अच्छा। विथ जवार क्रैकर्स। तो कॉन्सेप्ट ये था, जो नाचोज है उसको अपन ने महाराष्ट्रियन स्टाइल सर्व किया था, जिसमें आपका पातोड़ी पाते एज अ सोफ्रेटा बीन्स वर्क किया, रोस्टेड टमाटो सालसा एज अ सालसा वर्क किया, और जवार क्रैकर एज अ नाचोस वर्क किया। तो इस तरीके से फ्यूजन क्रिएट किए थे। तो मैं बोला फ्यूजन हर तरीके से हो सकता है, बस उसको जब आप फ्यूजन का सोच रहे हो या कुछ चीज़ों का आप ब्लेंड बना रहे हो अपने दिमाग में, तो आपको सोचना चाहिए कि लॉजिकली ये हो पाएगा क्या, बराबर। ये फ्लेवर्स मैच होंगे क्या, तभी वो फ्यूजन का मतलब है। अगर आप कुछ भी, जैसे मैंने देखा था एक रील में किसी ने ओरियो मैगी बनाया, बराबर। मतलब
कैसे, मतलब फ्यूजन कर रहे हो बट उसमें भी लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होना चाहिए। मैं वही बोला ना आपको, फ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम्म, तो हमारा भी वही रहता है कि वो लॉजिकली ब्लेंड हो रहा है क्या, फ्लेवर बराबर जा रहे हैं क्या, उस तरीके से हम लोग फ्यूजन करते हैं। आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इनके साथ में आपके क्या नया बिजनेस आइडियाज मतलब आप दे सकते हो ऑनर्स के लिए? सर देखो, बिजनेस आइडिया तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहता है कि जो भी ओनर कोई कैफे खोल रहा है या रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साउथ इंडियन खोलना है, ओके। आपने ओनर ने पहले ही दिमाग में लगा लिया कि मुझे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बनाना है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग मेन्यू डिजाइन करते हैं कि उसमें क्या नया क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिकनेस क्या होना चाहिए। वो साउथ इंडियन अगर सर्व कर रहे हैं तो किस तरीके से अलग सर्व कर सकते हैं अपन। तो तब हम लोग एक मेन्यू क्यूरेट करते हैं। अगर आप मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बोलोगे तो उसमें तो मैंने बताया सारंग तो है ही, जो प्योर महाराष्ट्रियन क्विजीन में जा रहा है। उसके बाद हमारा एक वैलो करके आ रहा है मिहान में, तो ऑल डे बार है, उसके लिए भी कुछ बार बाइट्स पे काम कर रहे हैं। नूम करके आ रहा है, वो भी काइंड ऑफ ऑल डे बार टाइप रहेगा, तो उधर भी हम बार बाइट्स पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत प्रोजेक्ट है अपकमिंग, 6 से 7 प्रोजेक्ट है जहाँ पे वी आर डूइंग डिफरेंट हर एक प्रोजेक्ट में, यानी कहीं मतलब आपने सोच लिया कि नागपुर का सारा मार्केट एज अ कंसल्टेंट खा लेने सर टचवुड खा लेंगे, बट स्टिल सोचा नहीं था। देखो स्टार्ट हुआ था, जी। अब बोल सकते हैं भगवान की कृपा ऐसी बनी है कि चल रहा है काम, अभी तक वो चीजें चल रही है, अभी तक गैप आया नहीं है, सेचुरेशन नहीं आया। तो मुझे तो मालूम है कि सेचुरेशन तो कुछ पार्ट पे होता ही है, हर किसी बिजनेस का होता है, बट स्टिल अभी तक तो चल रहा है। और मार्केट खाने की बात नहीं है, बस हम देखो मार्केट में और भी कंसल्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट है, जो बोल सकते फ्रीलांसर्स बोल सकते हो जिनको, बट लोग हमारे पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग उतना जुड़ के काम कर रहे हैं उनके साथ। हम ऐसा नहीं करते कि हम पैसे लेके भाग रहे। हम अगर पैसे ले रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट समझ लो, एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा जो हमने 2 महीने का बोला था, अब साल भर हो गया कि हम उनके साथ जुड़े हुए, बेलाब्रू करके। तो वो 2 महीने का प्रोजेक्ट था, बट अब ऐसा हो गया क्योंकि बहुत सी दिक्कतें मतलब उनको भी हो रही थी, स्टाफ हायरिंग को लेके, स्टाफ टिक नहीं पा रहा था। और अब ऐसा है कि अब हमारा हैंड होल्डिंग है वहाँ पे। अच्छा। अब हम हमेशा के लिए जुड़ गए उनके साथ। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ हमने इवन ट्रेडर्स भी हमने स्टार्ट किया था वन टाइम प्रोजेक्ट से, बट अभी वो हमारा हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट है, पर अभी लॉन्ग टर्म हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से रहता है, मतलब जो भी। साउथ इंडियन में भी कुछ फ्यूजन है आपका? साउथ इंडियन में तो बहुत करता हूँ क्योंकि मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ मैं, आंध्रा का हूँ। तो उसमें तो बहुत सारे, एक चेट्टिनाड मशरूम सैंडविच करके हम रैली में लेके आए हमने, फिर एक केरला क्रोकेट्स वैलो के लिए हमने दिया है, फिर ट्रेडर्स में एक घी रोस्ट चिकन विद जतार ब्रेड, ये हमने ट्रेडर्स में दिए हैं। तो अगर मेरे मेन्यू में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे कि साउथ इंडियन कुछ ना कुछ तो रहेगा। एक हमने पोड़ी बटर टोस्ट किया रैली के लिए, तो कुछ ना कुछ साउथ इंडियन एलिमेंट में रखता ही हूँ, बिकॉज मुझे बेसिकली, क्योंकि मेरे मतलब आई एम साउथ इंडियन, तो वो एक थोड़ा रहता है ना कि अपने कुजीन का थोड़ा कुछ डालते ही है छाप, तो उस तरीके से लाइक। तो येलो में है इसके अंदर, येलो के अंदर जो रैली में, हाँ? रैली में है ना सर, रैली में चेट्टिनाड पनीर सैंडविच भी है, देन वहाँ पे आपका पोड़ी बटर टोस्ट भी है। अच्छा। तो है, ज़्यादा नहीं है बट है, 1-2 एलिमेंट साउथ इंडियन वाले हैं। क्या लोगों को बता सकते हैं पोड़ी बटर टोस्ट है क्या एक्चुअली साउथ इंडियन में? सर बेसिकली क्या है ना कि ये जो रैली में दिया है हमने, ये पोड़ी बटर टोस्ट, जो एक अपना कंपाउंड बटर होता है कि नहीं, जिस कंपाउंड बटर बेसिकली वो बटर होता है जिसमें कोई फ्लेवर इन्फ्यूज्ड होते हैं। अच्छा। तो हमने पोड़ी के साथ बटर को इन्फ्यूज किया अच्छा। और उसको सारडो पे लगा के दे रहे विथ स्वल ऑमलेट। अच्छा। तो वो काइंड ऑफ बहुत अच्छा ब्लेंड दे रहा है, क्योंकि पोड़ी का जो एक अपना एक स्पाइसीनेस है, थोड़ा नटीनेस है उसमें, तो वो जब बटर के साथ इन्फ्यूज हो रहा है और जब वो सारडो पे जा रहा है तो वो अलग ही एक फ्लेवर फ्यूजन दे रहा है। तो इस तरीके से रैली में हमने फ्यूज किया उस चीज को। अच्छा, तो शेफ आपके दिमाग में कब आया ऐसे कि मुझे शेफ ही बनना है? अच्छा, मुझे लाइक देखो सर, मेरा ऐसा है ना, मैं बहुत बड़ा फूडी था, यानी खाने पीने का शौकीन, वो तो आप मेरे को देख के समझ सकते हो, मैं खाने पीने का शौकीन आदमी हूँ। और वैसे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अच्छा। तो मम्मी को देख के भी एक जब खाना बनाती थी तो इंटरेस्ट आता था, हेल्प करता था किचन में उनकी कुछ बनाने में। तो ऐसे करके वो डेवलप हुआ, यानी मैं स्कूल से आप समझ लो 5th या 6th स्टैंडर्ड से ही कुकिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा। और कुकिंग स्टार्ट ऐसा हुआ था कि मेरी मॉम कैसे ना बिजनेस वूमेन थी, तो वो ना घर से कपड़ों का काम करती थी, यानी घर से कपड़े लाके वो सेल करती थी। तो अब क्या हुआ, एक दिन वो गांधी बाग चली गई, तो घर पे मैं और मेरा भाई था।
और हम छोटे थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो हमने एक दिन ऐसी मम्मी को सरप्राइज करने के लिए दोनों ने मिलके घर पे मतलब दाल और चावल बनाए और टमाटर चटनी। अच्छा। तो ऐसे करके कुछ बना लेते थे, कभी मैगी बना लेते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं इतना मतलब मेरे को ना सुबह भूख लगती थी, छोटा ही था, बहुत छोटा था वो, बराबर। तो मेरे को भूख लगती थी। तो एक दिन मैं खुद ही कढ़ाई लिया, लगा दिया और वो कढ़ाई में आग लग गई। फिर मेरी मम्मी उठी तो फिर मतलब इस तरीके से था। इंटरेस्ट बचपन से ही था कि कुकिंग का इंटरेस्ट था, मेरे को अच्छा लगता था कुकिंग करना, लाइक मेरे को कंफर्ट लगता है। मैं एज अ शेफ कभी कमर्शियल नहीं हुआ, मतलब मैं बनाता हूँ वो चीज़ें सब करता हूँ, बट जब भी अगर मैं किचन में हूँ तो मैं दिल से ही बनाऊंगा। अच्छा। ये चीज़ मैं मेक श्योर करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे लिए है कि मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब मेरे को आप किचन में छोड़ो, मैं कुछ क्रिएट करके ही दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद है कि उस चीज़ों के साथ खेलना है। बराबर। तो मैं कभी एज अ शेफ नहीं सोचता, मैं एज अ एक सोचता हूँ कि ये मेरा पैशन है और मैं पैशन के जैसे ही उसको आगे ले जा रहा हूँ। हो सकता है आज वो मुझे चीज़ें काम कर रही, क्योंकि अगर शायद मैं उस तरीके से सोच के काम नहीं करता तो शायद इस तरीके से मेन्यू क्रिएट नहीं कर पाता। और आज यही मेन्यू है जो हमको मार्केट में एक नई जगह दिला रही है, एक कहीं ना कहीं हमारा मार्केट बना के दे रहा है हमको। तो इस तरीके से मेरा एक हमेशा से रहा है। तो यही रीज़न था, मेरी माँ ही मेरा रीज़न है जिस वजह से। और फिर जब मैं कॉलेज में था, मतलब 10वीं में समझो तब मैं था, तो तब मैं गॉर्डन रामसे के शोज देखता था। अच्छा। तो तब मुझे था कि मुझे शेफ बनना है, एकदम गॉर्डन रामसे जैसा। गॉर्डन रामसे पहले ऐसे सेलिब्रिटी शेफ थे जिनको देख के मैं फैसिनेट हुआ कि मेरे को इनके जैसा बनना है। तो उस टाइम से ऐसा है कि मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे को होटल मैनेजमेंट ही करना है। मैंने 11वीं 12वीं कॉमर्स लिया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 12th। मेरे पापा चाहते थे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में जाऊँ, अकाउंटेंट, क्योंकि बैंकर थे वो, बहुत साल तक उनने एज अ बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, उनका भी बहुत अच्छा नाम है बैंकिंग सेक्टर में। तो उनको था कि मेरा बेटा भी यही फील्ड में कुछ करे, बट मेरा था पहले से ही कि होटल मैनेजमेंट ही करना है, जो भी हो जाए मेरे को उसके आपने मास्टर शेफ के लिए कभी ट्राई नहीं किया? नहीं कर सकते ना सर अपन, टेक्निकली नहीं, टेक्निकली वी कैन नॉट, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट है अपन। और जितना मुझे पता चला है कि मास्टर शेफ में एंट्रीज प्रोफेशनल्स को नहीं मिलती। हाँ, मेरा एक था कि मैं यूके प्रोफेशनल्स में जाऊंगा, प्रोफेशनल्स मास्टर शेफ जो यूके में होता है, बट वो तो बहुत मतलब दूर की चीज़ है वो। तो अभी फिलहाल मैं ये देखता जो अभी यहाँ हो रहा है इसी को बेटर करो, ताकि ऑटोमेटिकली आपका एक पाथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। कोई किचन में एक ऐसी रेसिपी जो कि ऑर्डर आ जाए और सदद हो जाए? बहुत सारे हैं। जैसे सबसे मेरे एग्जांपल को दे दो। सबसे हेडेक है सिजलर्स। अच्छा। लोग बहुत चाव से खाते, बट ऑपरेशंस के लिए मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगती है वो। बिकॉज देखो, मेरा ऐसा मानना है कि क्विक सर्विस होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स रखो कि बहुत जल्दी प्लेट में चले जाए विथ प्लेटिंग। अच्छा। अब सिजलर में क्या है, 4 से 5 एलिमेंट होते हैं, उसका ग्रेवी करो, उसका राइस करो, फिर उसमें नूडल्स भी डालो, फिर फ्राइज तलो, यानी आप 4-5 चीज़ों पे काम कर रहे हो। फिर उस पे बाद एक ही आइटम के लिए, और उसके बाद फिर उसका पैन गरम करो। तो वो ऑटोमेटिकली उसका सर्विस टाइम ही 25-30 मिनट हो जाता है, खाली सिजलर का? यस, खाली सिजलर का। मैं तो बोलता हूँ उसको अलग अलग बेचो ना। और कोई एक ऐसा डिश जो कि ऑर्डर आ जाए और मजा आ गया? ऐसे तो देखो, अब जब कोई मेन्यू बनाते हैं ना, वो तो कभी हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि ये डिश ही वर्क करेगा। कई बार क्या होता है ना कि जो डिश पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं था वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। ये बहुत बार हुआ है कि जो डिश में हमको लगता था यार ये तो उतना वर्क नहीं करेगा, बट वो चीज मालूम नहीं कैसे, बट वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है और वो काइंड ऑफ अ स्टार प्रोडक्ट बन जाता है। और रिचल्स का ही बताता मैं। अब फोकासिया डोनर मुझे नहीं लगा था इतना, बट वो जब चला तो लोग बहुत चाव से खा रहे थे और फोकासिया डोनर के लिए आते थे। तो इस तरीके से कभी हम एनालाइज नहीं कर पाते कि कौन सी डिश चलने वाली। हम तो बहुत दिल से देते हैं मेन्यू, अब वो मार्केट पे है, लोगों पे है कि लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो उसी हिसाब से कभी कभी जज नहीं कर सकते ये चीज़ को। आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरे को बहुत क्लाइंट बोलते हैं कि ऐसा दो कि ये चल जाए वो चल जाए। मैं बोला ये हम अभी से जज नहीं कर सकते। अपना काम है मेन्यू दो, वो मेन्यू लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोगों पे है। कि कई बार लोगों को ऐसी चीज़ें भी, सिंपल चीज़ें भी पसंद आ जाती है। अगर आप प्रॉपर एक सिंपल फूड भी दोगे ना तो लोग वो भी हिट कर देते हैं। अच्छा। तो वो कभी आप पहले से अज्यूम नहीं कर सकते कि कौन सी डिश आपका स्टार होने वाला है, कौन सा फ्लॉप होने वाला है, जब तक वो मार्केट में नहीं आता। जब वो मार्केट में आ रहा है,
जब लोग उसको खा रहे तब समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टार है और कौन सा फ्लॉप है। चल अच्छा, थोड़ा सा जो बता सकते हैं कि अभी नया फूड ट्रेंड क्या चल रहा है इंडस्ट्री में आपने? इंडस्ट्री में सर मुझे ऐसा, इंडिया के मार्केट में हाँ। इंडियन फ्यूजन ही चल रहा है। अब इसका मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ आपको बिकॉज अभी जैसे एक क्लाइंट के साथ मैंने विजिट किया था, हम लोग बेसिकली बिजनेस इसके लिए गए थे, मतलब बिजनेस सर्वे के लिए गए थे, मार्केट सर्वे के लिए। सो हम लोग मुंबई भी गए थे, मुंबई के कैफेज में भी हमने ट्राई किए बहुत से फूड, हैदराबाद भी गए थे। तो मैंने वहाँ के कैफेज में एक चीज़ कॉमन देखी जो हम अब नागपुर में कर रहे, वो है इंडियन फ्यूजन। अच्छा। और ये चीज़ हैदराबाद में सबसे ज़्यादा दिखी मुझे कि अच्छा। वहाँ पे इंडियन फ्यूजन कैफेज में ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ट्रेंड क्या आ रहा है ना कि अब इंडियन मसालों को वो जगह मिल रही है इंडिया में। जबकि एक पॉइंट ऐसा था कि लोग सब कॉन्टिनेंटल के लिए जा रहे थे, सबको सैंडविचेस चाहिए थे, सबको बर्गर चाहिए थे, सबको मतलब काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड चाहिए था। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब थोड़ा लोग फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। फ्यूजन की तरफ। लेकिन अब कैफेज में बेने डोसा सर्व हो रहा है। बराबर है कि नहीं? कैफेज में हम ट्रेडर्स में कॉफ़ी के साथ हम लोग तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन, मलाई ब्रोकली, ये चीज़ें सर्व कर रहे हैं। एज अ कंसल्टेंट, अगर कोई ऑनर अगर नया रेस्टोरेंट अगर आजू बाजू में अगर खोलना चाहता है तो आपकी मार्केटिंग टीम क्या पहले से पहले क्या मतलब सर्वे करती है आजू बाजू को सारे रेस्टोरेंट का, उसके बाद में ही आप वो मेनू देते हो? हाँ, मतलब हम ये तो करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो लोकेलिटी देखना पड़ेगा कि क्या क्या बिकेगा वहाँ पे, कि आसपास का क्राउड कैसा है, वॉकिंग क्राउड कैसा है। और फॉर एग्जांपल अगर समझ लो बर्डी जैसी कोई जगह है जहाँ मुझे मालूम है जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी 150 के ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे मैं फाइन डाइनिंग नहीं खोल सकता। जहाँ 300 350 का कोई प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे फिर हम ऐसी ही चीज़ प्लान करेंगे जो 150 के अंदर हम बना सके, जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा 15 से 20 रुपए का हो और हम उसको 150 रुपए में सेल कर रहे हैं। है कि नहीं? तो उस तरीके से हम भी मार्केट सर्वे करते। अब देखो अब जैसे मैं लोकल हूँ नागपुर का, तो मुझे भी मैक्सिमम जगह मालूम है कि नागपुर में कौन सा एरिया क्या है। फॉर एग्जांपल अगर सिविल लाइंस है तो मुझे मालूम है सिविल लाइंस में क्राउड क्लाइंटल बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम है। तो वहाँ पे फाइन डाइनिंग्स चल सकते। बजाज नगर है कि वहाँ पे थोड़ा कॉलेज क्राउड ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसिकली जहाँ पे प्रोडक्ट 150 के नीचे वो ज़्यादा चलते। धर्मपेट है, तो ये सदर है, तो ये लोकेलिटी ऑलरेडी मालूम है हमको, क्योंकि हम लोकल्स मतलब है, तो हम उतना तो अंदाज़ा लगा देते कि इनका प्रोजेक्ट सदर का है, तो यहाँ क्राउड अच्छा आएगा, थोड़ा रीच क्राउड आएगा, तो यहाँ पे हम उस तरीके के प्रोडक्ट दे सकते हैं। बराबर। अब जैसे अगर समझ लो कहीं मेरे को हिंगना में खुलना है, तो मुझे मालूम है हिंगना में स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है, तो फिर मैं फोकस करूंगा कि मैं स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेके आऊँ। तो ये चीज़ें करते हैं हम, मार्केट सर्वे ज़रूर करते हैं। जहाँ हमको ज़रूरत लगता है कि जाके देखना है आसपास के कैफ़े, तो हम वो भी देखते हैं। अच्छा। और देख के फिर क्यूरेट करते हैं मेन्यू। एज अ कंसल्टेंट आप ऑनर को सारे एसओपी स्टाफ प्रोवाइड सब कर लेते हो? एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टाफ हायरिंग, वो अच्छा। नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज ड्यू टू कि अभी मार्केट में शॉर्टेज है लोगों का, लेबर शॉर्टेज बहुत है। अच्छा। तो वो पर्टिकुलर सर्विस है जो हम नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि हम दे, बट बिकॉज हमारा फोकस बाकी चीज़ों में इतना है कि हम वो वाले पार्ट में नहीं जाना चाहते, हम लेबर कंसल्टेंसी वाले पार्ट में नहीं जाना चाहते। तो इसलिए हम लोग ने रखे, बहुत से कंपनी है हमारे साथ जो कोलैबोरेटेड है, हम उनको रिफर कर देते और उनके थ्रू स्टाफ ला लेते। बट वो छोड़ के बाकी अगर एज अ कंसल्टेंट अगर आप अगर ये बोल रहे हो कि हम क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपके पास पैसा है, आपको होटल खोलना है, बराबर, बट आपको नॉलेज नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बराबर। सो हम आपको क्या करें, हम आपको सेटअप करके दे रहे हैं। अच्छा। कि आपका हायरिंग में मदद करेंगे थ्रू ये, बट उसके बाद जो मेन्यू प्लानिंग है, मेन्यू क्यूरेशन है, किचन लेआउट है, एसओपी ट्रेनिंग है, एसओपी क्यूरेशन है, उसके बाद फूड कॉस्टिंग है जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो नागपुर के मार्केट में लोग एक्यूरेटली नहीं करते। फूड कॉस्टिंग के लिए तो मैंने 2 अलग लोगों को रखा जो जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अच्छा। तो फूड कॉस्टिंग का पार्ट है, उसके बाद ऑपरेशंस कैसे सेट करना है, फिर उसका लॉन्च कैसे करना है, मेन्यू का लॉन्च कैसे करना है, फिर अगर जब लॉन्च हो रहा है उसके बाद 1 महीने तक हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पर्टिकुलर मेन्यू कैसे वर्क कर रहा है उनके ऑपरेशंस में। अच्छा। तो यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि खुलने से लेके चलने तक का काम पूरा हम करके दे रहे। अच्छा। एक बार आपका ऑपरेशन स्मूथ हो गया, देन आपको हैंड ओवर कर देंगे, देन फिर ओनर अपने हिसाब से चला सकता है उसको। जो नया स्टाफ आएगा तो उसके लिए आप ट्रेनिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं? यस।
अच्छा। ये भी एक पार्ट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टाफ को हमने ट्रेन किया, जैसे हेड शेफ, उसको हमने एसओपीज बताया, रेसिपीज के लिए ट्रेन किया, अब वो हेड शेफ छोड़ के चले गए, अब उसके जगह कोई और आया, अच्छा। तो अगर ओनर बोलेंगे इसको ट्रेन करना पड़ेगा, हम आके फ्री में ट्रेन कर देंगे। अच्छा। हम विजिट चार्जेस नहीं लेते। अच्छा। अगर आप फोन करोगे ना कि सर आ जाओ आप, मतलब वो चले गया, उसको ट्रेन करना है, हम आके फ्री में कर देंगे। तो ये चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो है हमारा, उस पर हमने फोकस किया, हम उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं करते। अच्छा। कभी भी क्लाइंट बुलाओ, और ये तो मैं अभी भी मतलब आपके पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ, जब हम बहुत बड़ी कंपनी भी बन जाएंगे ना, ये चीज हमेशा रहेगा कि आफ्टर सेल्स हम कभी इस चीजों के लिए चार्ज नहीं करेंगे। विजिट के लिए कोई भी कभी विजिट के चार्ज लिए नहीं करेंगे, चाहे मेरी कंपनी कभी भी बुलाओ, कितनी भी बड़ी हो जाए। जब मेरे अगर 50 लोग भी मतलब काम आपकी कर, पहली कंपनी ऐसी रहेंगी जो कि मतलब लाइफ टाइम, जो कभी भी ऑनर कॉल करे, शेफ हमको मेन्यू चेंज करना है या हमें कुछ जो एक नहीं, मतलब मेन्यू किचन में चेंजेस कुछ पे करना रहता है, है, बट जो मेन्यू हमने दिया है, जो मेन्यू है उसके यानी ऊपर, आफ्टर सेल सर्विस बोल रहा हूं मैं, अगर जो ओके। मेन्यू दे चुका हूँ, हाँ। उसके रिलेटेड जो भी काम है कभी भी वो आ जाओ, कभी भी कभी भी चार्जेबल नहीं चार्जेबल होगा। नहीं बट होगा। हाँ, कुछ नया मेन्यू लाना है, देन इट विल बी चार्ज, सीधी बात है, क्योंकि वो नए मेन्यू के लिए हमको नया ब्रेन लगाना पड़ेगा। बराबर। बट जो मेन्यू हम दे चुके ऑलरेडी, उसके रिलेटेड जो भी है, फॉर एग्जाम्पल रीट्रेनिंग देना है, कुछ रिव्यूज खराब आ रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करना है, तो वो चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा करेंगे लाइफ टाइम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, आप स्टाफ हायरिंग इतने अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्या मार्केट में स्टाफ नहीं है? सर अभी फिलहाल नागपुर के मार्केट में सीन ऐसा है कि अभी कंपटीशन बहुत हो रहा है, बहुत कैफेज खुल रहे हैं। अच्छा। तो अभी कैसा है ना कि लेबर है ही नहीं, मतलब है बट लेबर कम है और कैफे ज्यादा है या रेस्टोरेंट ज्यादा है। अच्छा। तो हायरिंग वाला पार्ट बहुत मुश्किल हो गया अभी इस वजह से। और जो मिल भी रहे ना, तो वो अपने कैलिबर से ज्यादा का सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। मेरे पास तो ऐसे भी रिज्यूम है जिनको एक्सपीरियंस 5 साल का था और दे आर डिमांडिंग 40,000, और हेड शेफ का पोजीशन 5 साल के एक्सपीरियंस में। ये लिटरली मेरे पास रिज्यूम है, और मैंने लिटरली वो बंदे को बोला है कि आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं उतना कि आप एज अ हेड शेफ काम कर सकते हो। बट उसका कहना है मैं प्रीवियस जगह पे मैं एज अ हेड शेफ था। अच्छा, मुझे खाली इतना बता दो, अगर फॉर एग्जांपल आज मैं कॉलेज पास आउट होता हूँ, कितने साल के बाद में मैं हेड शेफ बन सकता हूँ? डिपेंडिंग आपके काम पे, कोई जज नहीं कर सकता कि देखो, कुछ कुछ तो 5 साल 6 साल में बन सकते उनके स्किल सेट से। मैं बड़े होटलों की बात कर रहा हूँ, मैं कैफेज कंसिडर नहीं कर रहा इस चीज़ में। मैं आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ या 3 स्टार प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ। तो कुछ लोग तो 6-7 साल में बन जाते, कुछ लोग 10 साल में बन जाते, या कुछ लोग तो बनते ही नहीं, यानी वो उनका लास्ट सू शेफ तक अटक जाते। कारण? वर्क स्किल्स। अच्छा। वो देखो, कारण एक ही होता है, आपका कभी भी अगर ग्रोथ रुक रहा है तो वो आप खुद ही हो कारण, और कोई कारण नहीं होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं काम अगर अच्छा नहीं करूंगा तो हो सकता है मेरी कंसल्टेंसी का भी ग्रोथ रुक जाएगा। बट अगर मैंने बहुत एक्सेप्शनल काम किया तो मैं और ऊपर जा सकता हूँ, इंटरनेशनल भी जा सकता हूँ। तो वो तो कारण खुद इंसान ही बनेगा, अगर वो काम, अगर स्किल सेट उसका उतना ही है या वो उतना इंटरेस्ट से नहीं कर रहा है, तो टेक्निकली क्या है कि उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा वहाँ पे। फिर वो जहाँ पे अगर है वो वहीं रुक जाएगा। अब इसका एक ही रीजन है कि वो कंफर्ट जोन में। अच्छा। जो इंसान कंफर्ट जोन में रहता है ना कि मैं इसमें खुश हूँ, अच्छा। मैं ये जो कर रहा हूँ मैं इसी में हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ग्रोथ को काट रहे हो। अब मैं बता रहा सर, जब मैं कंसल्टेंसी में आया या जब मैं बिजनेस में आया, तब बर्डन तो मेरे पे भी था, क्योंकि मैं इनकम, मेरे पास मंथली इनकम कुछ नहीं था। मैंने अपनी हेड शेफ की सैलरी छोड़ा है, पोजीशन छोड़ा है, उसके बाद मैंने बिजनेस किया। अच्छा। तो मैंने स्ट्रगल, कंसल्टेंसी खुलने तक का स्ट्रगल, अभी भी आज भी स्ट्रगल है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम वेल सेटल्ड, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि कोई भी फाउंडर कभी वेल सेटल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस बना ले। कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, आज भी नहीं है, तो वो चीजें आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। कि आप अगर बिजनेस में कूद रहे हो, आप कुछ नई चीज ला रहे हो, तो आपको फाइनेंशियली भी वो थोड़ा ब्रोक करेगा, मेंटली भी करेगा, आप डिप्रेशन में भी जाओगे। बराबर। देसी विदेशी के टाइम ये हुआ है, जब मेरा कैफे देसी विदेशी था, मैं डिप्रेशन में भी जा चुका हूँ, मेंटली मैं ये भी हुआ, फाइनेंशियली भी ब्रोक हुआ। बट स्टिल एक उम्मीद थी कि वापस खड़ा हूँ, क्योंकि कंफर्ट जोन में ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। आज मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे घर जाता हूँ। अच्छा। ये मेरा रूटीन है। पर
मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा, एक गलतफहमी हमको थोड़ा सा जो है, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा एक गलतफहमी निकाल दो। होटल मैनेजमेंट फ्रॉम यूएसए बोलो, लंदन बोलो, या तुम्हारा न्यूजीलैंड बोलो, बहुत सारे बंदे लोग आजकल तो स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं ताकि वहां से 10 आ जाएंगे पास आउट होकर तो यहाँ पे मैनेजर बन जाएंगे। जो होटल मैनेजमेंट जो अभी इंडिया के अंदर जो चल रहा है, क्या मतलब आप इसको ये कर सकते हैं कि नहीं, मतलब देखो बंदा ये- वहां से अगर पास आउट होकर आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकता है एज ए मैनेजर या डायरेक्ट एज ए हेड शेफ? एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। नहीं, एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अच्छा। मैं आप देखो, मैं न्यूजीलैंड जाने का रीज़न था लर्निंग। मैं ये सोच के तो नहीं गया था कि मेरे को न्यूजीलैंड जाना है फिर मैं इंडिया आऊँगा तो मेरे को हेड शेफ की पोजीशन मिलेगी। अच्छा। ये कभी माइंड में था ही नहीं। अच्छा। न्यूजीलैंड जाना था क्योंकि सीखना था, कुछ नई चीज़ें जाननी थी, नया कल्चर ये करना था, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। बराबर। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बाहर से पढ़ के आए हो और इंडिया में आके आपको एकदम से वो लेवल पे पोजीशन मिल गया। कभी भी नहीं होगा। नहीं होता। बहुत से मेरे सामने के लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं बट वो कॉमी लेवल या डीसीडीपी लेवल काम कर रहे हैं अभी भी। अभी भी। मेरा बेनिफिट इसीलिए हुआ क्योंकि मैं न्यूजीलैंड जाने के पहले कुछ साल काम कर चुका था, वो भी बड़े होटल्स में। होटल मैनेजमेंट प्लस एक्सपीरियंस प्लस उसके बाद में उसके फिर बाद में न्यूजीलैंड। गया हूँ मैं। उसके बाद मैं में ओबरॉयज में भी काम किया, मैंने पार्क हयात में काम किया। न्यूजीलैंड जाने की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। फिर सन एंड सैंड में भी मैंने काम किया। तो वो जाने के पहले तक मतलब मैंने एक्सपीरियंस गेन कर चुका था। तो वो मेरा एक एडिशनल एक्सपीरियंस आया है। तो ये कभी नहीं होगा कि आप बाहर पढ़ने गए, बाहर से सीख के आए और आपको आते बराबर आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, एंड ऑफ द डे आप कितना इंडस्ट्री में हो वो ही आपको आगे ले जाता है। मैंने नए लोगों के साथ भी काम किया, मैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं अपने मेरे एजेंसी की बात बताता हूँ। मैं एक पॉइंट में मेरे पास ऐसी टीम थी जो पूरी नहीं थी, 20-21 साल के लड़के थे जो जस्ट इंडस्ट्री में अभी पास आउट हो गए थे। उस टाइम मेरे पे बर्डन बहुत था। अच्छा। क्योंकि वो लड़कों को यही नहीं मालूम कि करना क्या है। उनका कैसा है ना कि उनका विजन बहुत बड़ा है कि हमको ये करना है वो करना है, बट उनको यही नहीं मालूम जब किचन में घुसे या जब डिपार्टमेंट में घुसे तो करना क्या है। वही जब आज की जो मेरी टीम है, जब इनके साथ काम कर रहा हूँ ना, मेरे पे बर्डन कम हो गया। यानी मैं कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। कि अब जस्ट मुझे गाइड करना पड़ता है और वो काम हो जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तू इतना मसाला डाल, तू ये कर, तू वो कर। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप कितने कौन से लोगों के साथ करो, कितना एक्सपीरियंस आदमी हो, तो वो आपको काम ये करके देंगे। और एक्सपीरियंस ही आपको सिचुएशन से बाहर निकालता है। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस गए हो, तब आपको एक्सपीरियंस ही बाहर निकालेंगे कि नहीं सर ये करो, इससे ये ठीक हो जाएगा। किचन के अंदर सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है शेफ? किचन डिपार्टमेंट में बोल रहे हो? हाँ। देखो ऐसे तो हर डिपार्टमेंट ही डिफिकल्ट होते हैं, पर जो डिपार्टमेंट में मैंने काम किया मेरे को लगता है सबसे डिफिकल्ट बुचरी है। तंदूर? तंदूर भी है। तंदूर भी, बट बुचरी सेक्शन मेरे को ज्यादा लगता है। जैसे कि एग्जांपल दो। अब बुचरी सेक्शन इसलिए देखो, आप जब मीट प्रोसेसिंग कर रहे हो, अब ऐसा था कि मैं ओबरॉयज में बुचरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था और सबसे ज्यादा डर मेरे को लगता था बोनजॉ मशीन में काम करने में। अच्छा। बेसिकली बोनजॉ मशीन क्या है कि जो बोन्स होते हैं, जैसे लैम के बोन हो गए या जो भी, तो उसको काटने का एक मशीन होता है जो एक काइंड ऑफ वो एक आरी जैसा वो चलता है कंटिन्यू, और वो ओपन होता है। मैं और नया नया लड़का था मैं, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि, और मैं सोचता था साला मेरा पैर स्लिप हो गया तो मैं ही कट जाऊंगा इसमें। तो लिटरली ये थिंकिंग, क्योंकि डर लगता था। बराबर। देखो तंदूर में तो क्या आप हाथ डाल रहे हो, एक बार आपका सेट हो जाएगा हाथ तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बराबर। और जब आप बोनजो मशीन में काम कर रहे हो तो हमेशा माइंड में है कि कभी अगर मेरा माइंड सही नहीं रहा, कभी मैं शेकी रहा, अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि फुल ओपन है, कोई सेफ्टी नहीं है उसको। बोनजो मशीन में कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेफ्टी पैनल से, कुछ भी नहीं। सीधा आपका आरी चलेगा, आपको बोन्स काटना है, बस वो एक ऐसे स्टील के नेट ग्लव्स दे देते, उससे करो। अच्छा। तो हमेशा डर लगता था, हमेशा ये सोचता था यार अगर पैर फिसल गया, कुछ हो गया, पर करना पड़ता था बिकॉज काम है। बराबर, करना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ब्यूचरी सेक्शन मुझे लगता था थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। बुचरी सेक्शन में आपको जो ईल्ड्स होते हैं, बेसिकली ईल्ड जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई भी मीट प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको एक परफेक्ट ईल्ड निकाल के देना पड़ता है कि इतना वेस्टेज है और इतना मीट आपका निकला हुआ है। तो वो ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता था कई बार।
तो ये चैलेंजेस बुचरी में आता था। और प्रोसेसिंग, अगर आप 5 स्टार इंडस्ट्री में कर रहे हो, 5 स्टार होटल में बुचरी में हो, तो आपको डेली के 200 किलो चिकन काटने हैं, डेली के 20-25 किलो मटन काटना है, डेली का 15-20 किलो फिश काटना है। ये उनका कंजम्पशन है। बराबर। और तो होटल का तो बड़े 5 स्टार होटल का तो वो तो और ही रहता है। हाँ देखो, बाकी छोटे मोटे जो आउटलेट्स है वहाँ तो बाहर से ही आता है, आउटसोर्स होता है। बराबर। बट 5 स्टार्स में तो हर एक चीज़ इन हाउस होती है। उनका बुचरी सेक्शन इन हाउस होता है, उनका बेकरी सेक्शन इन हाउस होता है। तो उस टाइम पे बुचरी सेक्शन मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा। अदरवाइज बाकी डिपार्टमेंट में मेरे को कभी चैलेंज नहीं आया। मतलब मैंने पर्सनली बता रहा मैं कि मुझे कभी चैलेंज नहीं लगा। मैं क्वांटी में भी काम कर सकता था, मैं इंडियन में भी काम कर सकता था, मैंने मीज़ा सेक्शन में भी काम किया है, मैंने लाइन सेक्शन, ग्रिल सेक्शन में भी काम किया है। बराबर। तो बुचरी सेक्शन मेरे को सबसे टफेस्ट लगा है। अच्छा शेफ, इन फ्यूचर अगर आपको कोई शेफ के साथ में अगर काम करने का अगर मौका मिला तो किस शेफ के साथ में आप काम करना चाहोगे? देखो, ऐसे तो 1-2 शेफ है जिनका मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ काम करने के लिए, उनका काम सीखने के लिए। अच्छा। उसमें से सबसे पहले एक है गगन आनंद। अच्छा। अगर आप सर्च करोगे तो बेसिकली इनका बैंकॉक में इनका रेस्टोरेंट था, गगन करके। सो ये वही इंडियन फ्यूजन हाँ। कि, बट ये मॉलिक्यूलर साइड ज़्यादा गए। अब मॉलिक्यूलर मतलब जब केमिकल्स का थोड़ा एक ये आ गया, नाइट्रोजन्स का यूसेज आ गया, तो वो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी होती है। अच्छा। तो शेफ गगन ने उससे एक थोड़ा सा इंडियन फ्यूजन में यूनिकनेस लाया था, जब उनने मॉलिक्यूलर तरीके से इंडियन क्विजिन को एलिवेट किया था। बराबर। तो उनके साथ एक मुझे काम करने का बहुत मन में था कि उनके साथ कोलैबोरेट तो भी करना है एटलीस्ट। एक प्रतीक संधू करके शेफ है जो मस्क रेस्टोरेंट है मुंबई में। अच्छा। तो वो भी काइंड ऑफ इंडियन फ्यूजन। तो उनके साथ भी काम करने का मेरा एक इच्छा है कि मैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करूँ, काम करूँ उनके साथ। तो ये 2 शेफ है जिनके साथ मैं तो करना चाहता हूँ काम। अच्छा। अब उसके बाद तो जितने भी शेफ है जो एक्सपीरियंस्ड है ये इंडस्ट्री में और जो अच्छा कर रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। अच्छा, बट शेफ गगन आनंद ही क्यों? जब मैंने उनका रेस्टोरेंट का देखा था, जब मैंने उनका वे ऑफ कुकिंग देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे जो मैं करना चाहता हूँ, कि मैं एज अ शेफ इंडियन क्विजीन को उठाना चाहता हूँ। तो मेरा ऐसा था कि हम वो चीज़ को क्यों प्रमोट करें जो अपने घर की ना हो। बराबर। बेटर है अपने फ्लेवर्स, अपने मसाले, अपना क्विजीन, उसको प्रमोट करो, नए तरीके से प्रमोट करो। तो शेफ गगन आनंद वहाँ पे वही कर रहे हैं? वही कर रहे थे। उनका मेन्यू अगर आप देखोगे तो पूरा इंडियन फ्यूजन से ही था। अच्छा। यस। और एक मनीष मल्होत्रा करके थे शेफ, इंडियन एसेंट, आप भी जानते होंगे। जानता हूँ। यस। तो वो भी मेरे काइंड ऑफ थे रोल मॉडल कि मेरे को इनके जैसा, क्योंकि ना इंडिया में इंडियन फ्यूजन आई थिंक उधर से ही स्टार्ट हुआ, इंडियन एसेंट से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा। अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे था कि उनके साथ भी कोलैबोरेटेड करके काम करूँ। तो ये शेफ्स है जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, या इन फ्यूचर किसी भी तरीके से कोलैबोरेट होना चाहता हूँ कि कुछ जुड़ जाए उनके साथ, कि चलो इनके साथ मैं था। व्हाट अबाउट शेफ विनीत भाटिया? यस, विनीत भाटिया भी, ही इज अ मिशलिन स्टार शेफ। तो उनके साथ भी, बट यार अब मेरा फैसिनेशन इनके साथ ज़्यादा था। यानी जो क्विजीन मैंने उनका देखा था, जो वे ऑफ वर्किंग मैंने देखा था, तो मेरा आई रिस्पेक्ट विनीत भाटिया। तो विकास खन्ना को भी मैं देखता हूँ, बिकॉज वो भी मिशलिन स्टार शेफ है। और आई थिंक इनके साथ भी करना चाहता हूँ। बट अगर टॉप 3 बोलोगे तो मेरे हमेशा से यही आएंगे। अच्छा शेफ, मैनेजर शेफ एज अ कंसल्टेंट, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं लोग? अगर किसी को भी हमारे कंसल्टेंसी के बारे में जानना हो, वो हमारे इंस्टा पेज है मैरिनेट शेफ करके, वहाँ पे जाके डीएम भी कर सकते हैं, या तो फिर कैप्शन में नंबर भी दे देंगे आपको। तो आप कॉल भी कर लीजिए, या तो इंस्टा पे जाके आप डीएम करिए, हमारा कंटेंट भी देखिए, हमारे प्रोजेक्ट्स का भी वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देखिए, और आप फिर डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो आप कांटेक्ट कर दीजिए। आज जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला एज अ कंसल्टेंट, और हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम लोग जरूर मिलेंगे। थैंक यू। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने भी लिया है टॉप शेफ बायोग्राफी से, कि शेफ लोगों को रिकॉग्नाइजेशन दिलाना। यानी ऐसी चीज़ है कि शेफ लोगों को कोई नहीं पूछता। बराबर। कोई भी होटल लाइन में सब मैनेजर्स को देखेंगे, सर्विस अच्छी है, सब ये बोलेंगे, बट कभी भी किचन डिपार्टमेंट को कभी वो क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आपके वेबसाइट के थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप वर्ल्ड के शेफ को रिकॉग्नाइजेशन दिला रहे हो। एंड मैं तो आपके मिशन के साथ भी जुड़ना चाहता हूँ,
और Sure, आप sure. एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे Sure, हो, sure. तो मैं एज अ पर्सनली भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। Okay, और sure. थैंक यू, और व्यूअर्स को भी थैंक यू। Thank और you. कुछ भी रहा तो लाइक दे कैन कनेक्ट अस। Sure, sure. यस।